नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं संस्कृत के अंतर्गत व्यंजन वर्णों को। तो दोस्तों, क्या आप सपाटेट में 10 में से 10 स्कोर करना चाहते हैं संस्कृत में? अगर आप संस्कृत में 10 में से 10 स्कोर करना चाहते हैं तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और हमारी जो संस्कृत की प्लेलिस्ट बनी हुई है उसको पूर्णतः आप देख लें। आपका संस्कृत में 10 में से 10 नंबर कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे हुए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है व्यंजन। मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को त्रिमुनि के बारे में बताया था। त्रिमुनि होते हैं पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। इसके बाद कात्यायन की जो पुस्तक का नाम था वो जैसा कि दोस्तों हमने बताया था कि पाणिनि ने जो सूत्र लिखे हुए हैं अष्टाध्यायी के किताब में, तो उनको सूत्रकार कहा जाता है। और अपने कात्यायन या बररुचि को इन्होंने क्या लिखा है, तो इन्होंने अष्टाध्यायी पर वार्तिक लिखा है, जिसके कारण इन्हें वार्तिककार कहा जाता है। और पतंजलि ने उन्हीं सूत्रों पर भाष्य लिखा है, जिसके कारण उन्हें भाष्यकार कहा जाता है। भट्टोजी दीक्षित ने इस सूत्रों पर वृत्ति लिखी है, इसलिए इन्हें वृत्तिकार कहा जाता है। फिर दोस्तों, हमने पढ़ा था स्वर और व्यंजन के बारे में। स्वर को प्रत्याहार के अंतर्गत रखा जाता है और व्यंजन वर्णों को हल प्रत्याहार के अंतर्गत रखा जाता है। जैसा कि दोस्तों हमने पढ़ा था कि एक मात्रा का समय लगे तो उसको ह्रस्व स्वर, और 2 मात्रा का समय लगे तो उसको दीर्घ स्वर, और 3 मात्रा का समय लगे तो उसको प्लुत स्वर के नाम से हम संबोधित करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि एक मात्रक स्वर हमने बता दिया था, द्विमात्रक स्वर और त्रिमात्रक स्वर हमने बता दिया था। जो अर्धमात्रक जो वर्ण होते हैं वो का, खा, गा, यानी जो सभी व्यंजन वर्ण होते हैं, सभी व्यंजन वर्ण होते हैं वो तुम्हारे आधी मात्रा के होते हैं। आधी मात्रा का मतलब क्या होता है दोस्तों? जैसे हमने का लिखा, इसके नीचे हमने हलंत लगा दिया, तो ये जो हलंत लगा दिया इसको हम बोलेंगे आधा, और प्लस अगर हम इसको आ कर दें तो ये पूरा बन जाएगा का। तो ये दोस्तों व्यंजन पर हमेशा ये आधा होता है। और जो स्वर होते हैं ये 1 मात्रा के भी होते हैं, ये 2 मात्रा के भी होते हैं और 3 मात्रा के होते हैं। 1 मात्रा के स्वरों को ह्रस्व स्वर, 2 मात्रा के स्वरों को दीर्घ स्वर और 3 मात्रा के स्वर को प्लुत स्वर कहा जाता है। जैसे ह्रस्व स्वर में पहले हम देखेंगे ह्रस्व स्वर। तो ह्रस्व स्वर छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, छोटा रीरी और छोटा लिरी। इसके बाद दीर्घ स्वर बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, रीरी, ए, ओ, औ। इसके बाद प्लुत स्वर। तो जैसे हम दोस्तों ओम लिखते हैं, ओम, तो ये दोस्तों जो हमने जो 3 लिखा है ये क्या है? ये ओ का उच्चारण बताता है कि ओ का उच्चारण आपको कितने लंबे समय तक बोलना है। जैसे हम कहेंगे ओ, तो दोस्तों ये जो ओ का उच्चारण जो लंबा खिंचा हुआ है ये प्लुत स्वर को दर्शाता है। दरअसल बात यह है कि जो प्लुत स्वर का उच्चारण होता है और इसका प्रयोग होता है ये वेदों में सबसे ज़्यादा मिलता है। वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में ये सबसे ज़्यादा वहाँ पर देखने को मिलता है। इसके बाद हमने आपको बताया कि जो व्यंजन वर्ण होते हैं ये आधे होते हैं। अब चलिए दोस्तों, अब हम व्यंजन वर्णों के बारे में हम आपको बताएंगे। तो व्यंजन वर्णों के अंतर्गत दोस्तों ये जो किस प्रत्याहार के अंतर्गत, सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि जो व्यंजन होते हैं वो किस प्रत्याहार के अंतर्गत गिने जाते हैं। तो हल प्रत्याहार के अंतर्गत व्यंजन वर्णों को गिना जाता है। जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं कि स्वर बताएं, तो A, E, I, O, U कितना समय लग रहा है आपको? अगर हम संस्कृत में कहें कि स्वर बताएं तो हम एक शब्द में कह देंगे अच।
अरे, अच, हाँ, अच। अच आपका ये स्वर हो गया। अच के अंतर्गत, अच प्रत्याहार के अंतर्गत आपके सारे स्वर आ जाते हैं। हल प्रत्याहार के अंतर्गत आपके सारे व्यंजन आ जाते हैं। तो अब दोस्तों आप बताइए कि इंग्लिश की वर्णमाला सरल है कि संस्कृत की। तो दोस्तों ऐसे ही संस्कृत भाषा इतनी सरल भाषा के रूप में जानी जाती है, और इतना सिंपल में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों को बिल्कुल इंग्लिश से सरल आपको ये भाषा लगने लगेगी। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं व्यंजन वर्णों के बारे में। व्यंजन का सूत्र होता है अनगव भवति व्यंजनम। अनगव भवति व्यंजनम। व्यंजन वे वर्ण हैं जो स्वतंत्र रूप से ना बोले जा सकें, अर्थात जिनका उच्चारण स्वर की सहायता के बिना नहीं हो सकता है। दोस्तों जैसे हमने पहले बताया है आपको कि जैसे का लिखा हुआ है, का पे हलंत लग जाता है, इसके बाद हम इसको में आ जोड़ देते हैं तो मिला के पूरा का बन जाता है। अब दोस्तों ये पूरा का बन गया है, तो पूरा का इसमें व्यंजन है और इसमें स्वर मिला हुआ है। ये स्वर मिला हुआ है, ऐसी खा है, खा गा, जितने भी व्यंजन वर्ण होते हैं सब स्वरों की सहायता से लिखे जाते हैं। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। व्याकरण में जो शुद्ध व्यंजन वर्ण होंगे, जो शुद्ध व्यंजन वर्ण होंगे, उन्हें हलंत के साथ ही रखा जाता है या लिखा जाता है, जैसे का, चा, टा, ता, पा। इसीलिए इन्हें अर्धमात्रिक वर्ण कहा गया है। दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है कि अर्धमात्रिक वर्ण किसे कहा जाता है। ऑप्शन आएगा स्वर, व्यंजन किसे कहा जाता है। तो ऑब्वियसली हम आंसर लगाएंगे व्यंजन वर्णों को अर्धमात्रिक वर्ण कहा गया है। इसका एक सूत्र भी है, व्यंजनम चार्धमात्रिकम, यानी व्यंजन आधी मात्रा के ही होते हैं। सभी व्यंजन वर्ण हल प्रत्याहार में समाहित होते हैं। किस प्रत्याहार में दोस्तों, ये बहुत वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो हल प्रत्याहार के अंतर्गत व्यंजन वर्णों को शामिल किया जाता है। कुल व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है, तो दोस्तों कुल व्यंजन वर्णों की संख्या 33 मानी गई है। कुल व्यंजन वर्णों की संख्या 33 मानी गई है। दोस्तों माहेश्वर सूत्रों के हाइब्रिड से लेकर, दोस्तों ये तो पता ही है आप लोगों को कि जो माहेश्वर सूत्र होते हैं 14 होते हैं। हाइब्रिड के हा से लेके और हल तक पहला माहेश्वर सूत्र हाइब्रिड है और 14वां माहेश्वर सूत्र हल है। तो दोस्तों हाइब्रिड के हा से लेके और इतना हल के हा तक ये सारे व्यंजन वर्ण गिने जाते हैं। जैसे दोस्तों आपने 14 माहेश्वर सूत्र पढ़े ही होंगे। पहला माहेश्वर सूत्र है अयुण। चलिए दोस्तों हम आपको थोड़ी जानकारी दे देते थे माहेश्वर सूत्रों के बारे में। तो दोस्तों पहला जो सूत्र है अयुण, इसके बाद रिलिक, एयोंग, एयोच, हाइब्रट, लण, यमंगड़नम, झबई, घड़दस, जब गड़दस, खप, छटत, चट, तब, कपई, सससर, हल। दोस्तों ये 14 माहेश्वर सूत्र होते हैं। तो चलिए हल प्रत्याहार के अंतर्गत अपना व्यंजन वर्ण आ जाता है। ठीक है, हाइब्रिड के हल से लेकर 10 सूत्रों में कही गई हैं व्यंजन वर्ण। तो दोस्तों क्वेश्चन वो करेगा कि एग्जाम में क्वेश्चन कर सकता है कि ये अपना जो व्यंजन वर्ण है वो कितने सूत्रों में कहे गए हैं, तो 10 सूत्रों में कहे गए हैं। ठीक है, और ये क्या है, आधी मात्रा के होते हैं, और ये हाइब्रिड के हा से लेके हल के ला तक गिने जाते हैं। अब व्यंजन के प्रकार के बारे में हम जानेंगे। तो व्यंजन के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। और चतुर्थ प्रकार है संयुक्त व्यंजन, जो माहेश्वर सूत्रों में माने जो माहेश्वर सूत्रों में नहीं मिलता है संयुक्त व्यंजन, लेकिन हम फिर भी इसका रूप देखते हैं। चलिए तो हम पहले देखते हैं स्पर्श व्यंजन के बारे में। तो जिन वर्णों के उच्चारण में मुख के विभिन्न अवयवों का स्पर्श होता है, यानी स्पर्श व्यंजन सामान्यतः होते क्या हैं, चलिए हम आपको बताते हैं। स्पर्श व्यंजन यानी हमारे मुँह का कोई भी अंग आप जो वॉइस निकालते हैं, आप जो आवाज़ निकालते हैं उससे टच होके ही जाता है। जैसे कंठ, हम बोलेंगे का तो ये कंठ से निकल रहा। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। तो दोस्तों कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ ये हमारे गूगल जब हम बोलते हैं तो ये हमारे अवयव हैं। अब स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। का, चा, टा, ता, पा।
का चाटा तापा। तो व्यंजन वर्णों की संख्या का चाटा तापा, ये वर्ग हैं का चाटा तापा। अब इनके अंतर्गत आते हैं का खा गा घा अंगा, चा छा जा झा अया, टा ठा डा ढा अंगा, ता था दा धा ना, पा फा बा भा मा। दोस्तों ये जो 25 वर्ण हैं ये आपके स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। जैसे अब इनका उच्चारण स्थान भी हम आपको बताते हैं। जैसे का वर्ग, जैसे ये हो गया का वर्ग, ये हो गया का वर्ग, का चा टा। चलिए दोस्तों हम थोड़ा स्पेस ले लें, बता रहे हैं आपको। देखिए ये, चलिए का चा टा ता और पा वर्ग, का वर्ग चा वर्ग टा वर्ग ता वर्ग पा वर्ग। अब का वर्ग के अंतर्गत 5 वर्ण आएंगे, 1 2 3 4 5। इसमें भी 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। दोस्तों अब ये अपना स्पर्श व्यंजन के बारे में आपको बताएंगे। तो ये जो का है, का उच्चारण कंठ से होता है। इसमें हम आपको आगे बताएंगे भी कि ये जो सूत्र होते हैं इनके, जैसे का कंठ से बोला जाता है, फिर इसके बाद ये तालु से, ये मूर्धा से, ये दंत से, ये ओष्ठ से, पावक ओष्ठ से बोला जाता है। चलिए दोस्तों हम पहले अपने टॉपिक पे आते हैं। व्यंजन वर्णों को हम देख रहे थे, तो व्यंजन वर्णों को हम देखेंगे। देखिए ये आ गए हैं जो मैं बता रहा था, ये स्पर्श व्यंजन है। इसका सूत्र होता है कादियो मापशाना स्पर्शा। ये सूत्र पूछा जाता है एग्जाम में, इम्पोर्टेंट है। कादियो मापशाना स्पर्शा, स्पर्श व्यंजन का सूत्र क्या है? कादियो मापशाना स्पर्शा। काबर का खा गा घा अंगा, चा छा जा झा अया, टा ठा डा ढा णा, ता था दा धा ना, पा फा बा भा मा। दोस्तों ये सारे स्पर्श व्यंजन हो गए। हर वर्ग में 5 5 अक्षर हैं, 5 5 5 5 5, तो 5 गुणे 5 बराबर 25। तो दोस्तों 5 5 हो गए हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे कि जो का वर्ग है इसको कंठ वर्ग बोलते हैं। ये जो चा वर्ग है इसको हम तालव्य वर्ण बोलते हैं। जो टा वर्ग है इसको मूर्धन्य वर्ण बोलते हैं। और ये ता वर्ग है इसको दंत वर्ण बोलते हैं। और इसको पा वर्ग को हम ओष्ठ वर्ण बोलते हैं, ओष्ठ वर्ण बोलते हैं। इस प्रकार ये हमने बताया था आपको 5 गुणे 5 बराबर कितने स्पर्श व्यंजन हैं? तो 25 स्पर्श व्यंजन हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं। चलिए ये कुछ नहीं है, ये जो मैंने सब आपको बता ही दिया है। चलिए अब हम व्यंजन वर्णों का देखेंगे। अब दोस्तों हम व्यंजन वर्णों का देखेंगे स्पष्टीकरण और इनका वर्गीकरण। तो चलिए दोस्तों स्पर्श व्यंजन मैंने आपको बता ही दिया। अंतस्थ व्यंजन या, वा, रा, ला। आपने हिंदी में पढ़ा होगा, वहाँ पे होता है या, रा, वहाँ पे होता है या, रा, ला, बा। यहाँ पे उल्टा होता है, या पहले आएगा, इसके बाद बा आएगा, फिर रा आएगा, फिर ला आएगा, या वा रा ला। इसके बाद ऊष्म व्यंजन, इसको सल प्रत्याहार के अंतर्गत रखा जाता है। अंत्यस्थ जो व्यंजन होता है इनको यण प्रत्याहार के अंतर्गत, और संयुक्त व्यंजन होते हैं छात्राज्ञा। तो स्पर्श व्यंजन का सूत्र है कादियो मापशाना स्पर्शः। अंतस्थ या यण प्रत्याहार के अंतर्गत जो अंतस्थ वर्ण आते हैं उसका सूत्र है यणो अंतस्था। इसके बाद जो सल प्रत्याहार के अंतर्गत ऊष्म व्यंजन आते हैं उनका सूत्र है सल ऊष्माणः। संयुक्त व्यंजन छात्रज्ञा। अब दोस्तों हम आपको बताते हैं छात्रज्ञा। छात्रज्ञा तो छ त्र और ज्ञा। हम कलर चेंज कर लें अपना पेन का।
चलिए दोस्तों, ठीक है। हाँ, तो छा, त्र और ज्ञा, ये बनता है का प्लस सा, ये बनता है ता प्लस रा, ये बनता है जा प्लस उंगा। और एक और होता है दोस्तों, एक होता है शरा, एक होता है दोस्तों शरा। शरा ये बनता है शा प्लस रा। इसका दोस्तों अगर हम ट्रक देखें तो कस, 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 तर, जाउन, सर। इसका सूत्र है कस्तर जाउन सर। इस ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। तो दोस्तों हमने आपको बताया कि जो व्यंजन वर्ण होते हैं, व्यंजन वर्ण हल है वृट के हाथ से लेके हल प्रत्याहार के अंतर्गत गिने जाते हैं। ये 10 प्रत्याहारों के अंतर्गत ये व्यंजन वर्ण गिने जाते हैं। इनकी संख्या 33 मानी गई है। और आपको मैंने बताया कि स्पर्श व्यंजन है, स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। इसके बाद जो अंतस्थ व्यंजन है उनकी संख्या 4 है। ऊष्म व्यंजनों की संख्या भी 4 है। संयुक्त व्यंजन 3 है। अंतस्थ व्यंजन या वाराला, ऊष्म व्यंजन शा शा शाह और संयुक्त व्यंजन छात्राज्ञा। इसका सूत्र है कादिव मापशाना स्पर्शा। अंतस्थ का है यड़ो अंतस्था। ऊष्म व्यंजन का शल ऊष्माणः, शल ऊष्माणः। ये आप जानते ही हैं कि सा का जो वर्गीकरण हम आपको बता दें जरा, ये बहुत कम टीचर बताते हैं। सा, शा और सा। इन दोस्तों इनका वर्गीकरण वैसे सा कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। सा 3 प्रकार के होते हैं। ये होता है मूर्धन्य सा, ये होता है दंती सा और ये होता है तालव्य सा। तो दोस्तों सा 3 प्रकार के होते हैं, ये भी मैंने आपको बताया। इसके बाद हम चलेंगे देखेंगे, ये आपने देख ही लिया अंतस्थ व्यंजन। इसका सूत्र, इसका सूत्र, इसका सूत्र आपने देख ही लिया है, यड़ो अंतस्था। ऊष्म व्यंजन का शलूष्माणा, ये 4 वर्ण होते हैं। मिश्रित ये हमने आपको बता ही दिया, कस, तर, जौन, शर, छत्रज्ञा। इसके बाद हम आगे देखते हैं अयोगवाय। तो वर्णमाला में पढ़े हुए वर्णों के अतिरिक्त 4 वर्ण और भी हैं, अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वामूली और पद्मानी। वर्णमाला या माहेश्वर सूत्रों में न पढ़े जाने के कारण ये अयोगवाह्य कहलाते हैं, यानी इन्हें माहेश्वर सूत्रों में नहीं रखा गया है, इसलिए अयोगवाह्य कहे जाते हैं। अनुस्वार तथा विसर्ग, अनुस्वार तथा विसर्ग, अंग अह इत्यच्चः। अंग और अह के, अंग और अह ये अच के बाद आने पर क्रमशः अनुस्वार और विसर्ग कहलाते हैं। और इनका उच्चारण स्थान नासिका है, नासिकानुस्वारस्य। इसके बाद ये विसर्ग हो गया अपना, ये इसका उच्चारण स्थान कंठ है। जैसे हाँ दोस्तों, ये मैं बताने वाला था आपको। अको ही विसर्जनीय नाम कंठा, अको ही विसर्जनीय नाम कंठा, अको ही विसर्जनीय नाम कंठा, यानी आ, स्वरों का आ, का वर्ग, हा, वा, ये सब, और विसर्ग आ, का वर्ग, हा, विसर्ग, ये सब कंठ से बोले जाते हैं। इसका सूत्र का ये मतलब है। और जिह्वामूली, चलिए दोस्तों जिह्वामूली और बता देते हैं साथ साथ। जिह्वामूली यानी जो आधा का होता है, दोस्तों ये आधा का होता है, आधा का और आधा खा, ये जिह्वामूली कहे जाते हैं। आधा का और आधा खा के पहले जो आधे विसर्ग के समान लिखा जाता है, यानी देखो अपन का लिखेंगे ऐसा, अगर हम इसमें विसर्ग लगाएंगे तो ऐसे लगेंगे। अब इसमें हम विसर्ग, आधे विसर्ग लगाएंगे तो ये बनेंगे ऐसे, ऐसे और ऐसे। तो ये आधा का हो गया। और ऐसे खा बनेगा अपना
खा, तो खा अगर हम बनाएंगे तो पूरा विसर्ग ऐसे बन जाएगा, और खा अगर हम आधे विसर्ग के लिए बनाएंगे, आधे विसर्ग के लिए बनाएंगे तो ये ऐसा बन जाएगा। तो ये क्या है, ये जिह्वामूली हैं। और ऐसे उपदमानी भी होते हैं। उपदमानी में क्या होता है, उपदमानी में जैसे हम पा बनाएंगे, पा में विसर्ग लगाएंगे तो पा हो जाएगा, और हम जैसे आधे विसर्ग लगाएंगे तो ये पा, ये उपदमानी है। पा और फा होते हैं उपदमानी, इसमें पूरा विसर्ग लगाएंगे तो ऐसे, और आधे विसर्ग लगाएंगे तो ऐसे, ये उपदमानी होते हैं और वो अपने जिह्वामूली होते हैं। तो दोस्तों इन दोनों में बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो चलिए मैं यहीं कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ आपका। जो जिह्वामूली है, जिह्वामूली है ये का खा है, और इसके बाद जो उपदमानी है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। जो उपदमानी है ये अपने पा और फा है, लेकिन पा और फा ऐसे नहीं है, आधे आधे विसर्ग के हैं, आधे आधे विसर्ग के पा और फा है। इसके बाद हम देखेंगे, इसके बाद हम देखेंगे जी दोस्तों, ये हमने बताई दिया आपको, ये हमने आपको बता ही दिया है। पाव फा ये उपदमानी है। इसके बाद चलिए आगे, इनका उच्चारण स्थान भी ओष्ठ है, ओष्ठ इनका उच्चारण स्थान है। इसके बाद कार और प्रत्यय ये कुछ नहीं है। अनपूर्वी पदों का अनुक्रम ये सब कुछ नहीं। दोस्तों जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, मैं सब वही चीज़ें बता रहा हूँ आपको। तो दोस्तों ये सब कुछ नहीं है। चलिए तो आज हमने क्या देखा दोस्तों, आज हमने देखा कि व्यंजन वर्णों के बारे में मैंने कल का रिवीजन भी किया, कि त्रिमुनियों के बारे में बताया हमने आपको स्वरों के बारे में बताया, स्वरों के भेद बताए, इसके बाद मात्रा, इसके बाद उच्चारण स्थान, इसके बाद व्यंजन वर्णों को देखा। व्यंजन वर्णों में हमने प्रकार देखे तो 4 प्रकार मैंने स्पष्टता आपको बताए हैं। स्पष्ट व्यंजन जो का से लेके का वर्ग से लेके का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, इन 5 वर्गों में 5 गुणे 5 25 वर्ण आते हैं, ये स्पष्ट व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हमने देखा अंतस्थ वर्ण, ये होते हैं या, वा, रा, ला। तो इसके बाद हमने देखा है ऊष्म व्यंजन, इसमें सा और हा आता है। इसके बाद संयुक्त छात्राज्ञा, मैंने बताया है आपको छात्राज्ञा कैसे मिलकर बनता है, तो मैंने एक सूत्र दिया है, उस सूत्र को आप याद कर लीजिएगा, कस्तर जॉनसर, कसतर जॉनसर, कस्तर जॉनसर। तो इसके बाद फिर हमने आपको उच्चारण स्थान बताए हैं, उच्चारण स्थान बताए हैं। उच्चारण स्थान कौन कौन बताए हैं, तो हमने आपको उच्चारण स्थान बताए हैं कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। इसके बाद हमने आप लोगों को उपदमानी और हमने आपको बताया है जिह्वामूली। जिह्वामूली काखा होते हैं, उपदमानी पाफा होते हैं। बस इनमें अंतर इतना होता है कि इनके विसर्ग हैं वो आधे होते हैं और आगे लगे होते हैं। तो अगर कोई भी वर्ण के आगे आपको आधा विसर्ग लगा हुआ मिले, यानी का और खा के आगे, तो वो जिह्वामूली है, और पा और फा के आगे मिले तो उपदमानी है। जैसे याद कैसे रखेंगे इसको, तो उपदमानी, उपा, पा आ रहा है तो पा और फा उपदमानी में है, और आप इसका उल्टा देख लीजिए तो जिह्वामूली में का और खा आते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इस वजह से पढ़ाया, वो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, और राष्ट्रहित के लिए हमारा सहयोग करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।